नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर देवभोग ने बढ़ाए दूध के दाम। अमूल के बाद अब देवभोग ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े हैं। दूध से बने उत्पादों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। 6 फरवरी से लागू होगी नई कीमत। अमूल के बाद देवभोग ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े हैं। दूध से बने उत्पादों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। पहले अमूल ने दाम बढ़ाया और अब देवभोग ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और नई दरें 9 फरवरी से लागू होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर अमूल के बाद देवभोग ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दामों में वृद्धि हुई है और 6 फरवरी से यह कीमत लागू हो जाएगी। स्टार, पहले अमूल ने रेट बढ़ाया और अब देवभोग ने भी दूध के रेट बढ़ा दिए हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं महंगाई की एक मार कही जा सकती है आम पब्लिक के ऊपर। पहले निजी कंपनी जो है सहकारिता वाली अमूल ने दाम बढ़ाए थे और देर शाम आज देवभोग जो सहकारी संस्था है उसने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। अमूल के दाम आज से लागू हो गए हैं, जबकि सहकारी संस्था देवभोग के दाम 6 फरवरी से लागू होंगे। अमूल ने 3 रुपए लीटर बढ़ाया तो देवभोग ने 2 रुपए लीटर बढ़ाए हैं, लेकिन यदि आधा लीटर की पाउच में देखेंगे तो दोनों में 1-1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो भले ये छोटी सी बढ़ोतरी 1 या 2 रुपए की, लेकिन आम पब्लिक का देखा जाए तो उनके जो महीने के जो बजट है उस पर थोड़ा दिक्कत होगी और इससे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी। महंगाई एक प्रकार से कही जा सकती है कि दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर असर इसका पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल स्टार, इस खबर से जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद आपका। तो इस वक्त रायपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रदर्शनकारियों को बड़ा झटका लगा है। धरना स्थल को लेकर प्रशासन का बड़ा निर्देश सामने आया है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल में नहीं मिलेगी प्रदर्शन की अनुमति। नवा रायपुर के धरना स्थल में प्रदर्शन करने के निर्देश मिले हैं। तो इस वक्त का रायपुर से बड़ी खबर जहां पर प्रदर्शनकारियों को झटका लगा है। नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने मांगी थी अनुमति। 6 फरवरी को प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ करने वाले थे प्रदर्शन। लगातार विरोध के बाद प्रशासन ने अपनाया है कड़ा रुख। बूढ़ा तालाब में धरना स्थल हटाने लगातार उठ रही थी मांग और इसके बाद अब प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को झटका दिया है। बूढ़ा तालाब पर अब प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अब प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। नवा रायपुर के धरना स्थल में प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने मांगी थी अनुमति। 6 फरवरी को प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ करने वाले थे प्रदर्शन। संदीप, बूढ़ा तालाब स्थल पर प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, अभी लगातार जो है मांग उठ रही थी, क्योंकि बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन होने से घंटों का जाम लगता था। स्कूलों की बस के साथ ऑटो और स्थानीय लोग घंटों तक वहां फंस जाते थे। इसके कारण लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोगों को विरोध कर रहे थे। स्थानीय लोग इसे हटाने की मांग कर रहे थे। तो अभी जो है फिलहाल कोई परमानेंट आदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको बता दें 6 फरवरी को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला था छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट अधिकारी महासंघ का, कर्मचारियों का। उसको लेकर उन्होंने अनुमति मांगी थी। पहले उन्हें आपको बता दें कि बूढ़ा तालाब में अनुमति मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों ने आपस में चर्चा की और उसके बाद देर शाम फिर से एक आदेश निकाला गया जिसपे उन्हें तूता मतलब रायपुर से 20 किलोमीटर दूर जाकर धरना प्रदर्शन करने कहा गया है। तो अपने आप में कहें तो नागरिकों के लिए और शहर के लिए अपने आप में बहुत बड़ी राहत की खबर है, जबकि जो कर्मचारी है, नेता है या प्रदर्शनकारी है, उनके लिए कहीं ना कहीं झटका है, क्योंकि उन्हें 20 किलोमीटर दूर जाके धरना प्रदर्शन करना होगा। बिल्कुल संदीप, प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ा झटका, क्योंकि बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अब उन्हें नवा रायपुर जाकर प्रदर्शन करना होगा। इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर में सीएम भूपेश ने रामचरितमानस विवाद पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मानस के गूढ़ रहस्यों की सूक्ष्म विवेचना करनी चाहिए। जो बात अच्छी लगे उसे ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वोटों की राजनीति के लिए मानस पर बयानबाजी हो रही है। सीएम ने कांग्रेस विधायकों की टिकट को लेकर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह हमारे विधायकों को चिंता न करें, वो अपनी चिंता करें। वे मंत्री रहते अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाए थे।
पुरंदेश्वरी ने तो उन्हें छोटा चेहरा मानने से भी इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायकों से कहा गया है कि टिकट नहीं मिलेगा, दूसरे को ढूंढ ले, इसलिए रमन सिंह को अपनी चिंता करनी चाहिए। वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर मामले पर रमन सिंह के बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की अनुमति की मांग करनी चाहिए। कि वे किस नियम के तहत 10 सवालों के जवाब देने की बात कह रहे हैं। बता दें कि एसीबी ने रमन के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी है, लेकिन राजभवन ने अब तक जांच की अनुमति नहीं दी है। किसी भी धर्म ग्रंथ के या किसी भी दर्शन के किसी समय लिखा गया है तो आज के समय में, आज की परिस्थिति में उसको गूढ़ विवेचना करना चाहिए और उस तत्व को, सार तत्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी विचार करके ग्रहण करना चाहिए। ये छोटे छोटे चीज में विवाद पैदा करके आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पूर्व सीएम रमन सिंह शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा में पूर्व सीएम ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी बात रखी। इसके साथ ही आवास, कर्ज समेत कई मुद्दों को लेकर पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाज के सभी वर्गों के लिए बजट के रूप में पूरे देश में आज लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लिया होता तो अच्छा होता। इस 4.5 साल में ना सड़क बनाना, पुलिया बनाना, पुल बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। कर्ज ले रहे हैं तो नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरा जा रहा है। और क्या हो रहा है? गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस दूसरे के लल्ला को अपने पालने में खिला रही है। उमा भारती के शराबबंदी को लेकर किए जा रहे विरोध को लेकर उन्होंने कहा। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने विकास यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक भी की। बैठक में अधिकारियों के साथ ही बीजेपी विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विकास यात्रा 5 फरवरी से इंदौर में शुरू होगी, जो कि हर विधानसभा में पहुंचेगी। इस दौरान कई निर्माण कार्यों की नींव भी रखी जाएगी और लोकार्पण किए जाएंगे। विकास यात्रा किस तरह निकाली जाए, इसे लेकर प्रभारी मंत्री ने इंदौर के जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा विस्तार से विकास यात्रा की जो अभी तक तैयारी है वो बताई है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। समन्वित बैठक का लाभ ये हुआ कि अब काफी अच्छी तैयारी के साथ में विकास यात्रा निकली। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में आयोजित होना है। इसके लिए आज ऑर्गेनाइजेशन कमेटी और रिसेप्शन कमेटी की सूची जारी कर दी गई। रिसेप्शन कमेटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम चेयरमैन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेयरमैन बनाए गए हैं। इसी तरह से सभी मंत्रियों और अधिकांश विधायक समेत कुल 112 नेता इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल हैं। इसी कमेटी के स्पेशल इन्वाइटरी के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गौशालाओं की बदहाली और गायों की मौत को लेकर कांग्रेस ने फिर से एमपी सरकार पर हमला बोला है। ऐलान भी किया है कि बंद और बदहाल गौशालाओं में कांग्रेस सरकार को नींद से जगाने के लिए गांधी चौपाल का आयोजन करेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश में आंदोलन भी शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि 15 माह की कांग्रेस सरकार और गोवंश का अपने आप में बड़ा भक्त बताने वाली बीजेपी सरकार की तुलना करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 1087 गौशालाओं का निर्माण कराया था, जबकि राजधानी भोपाल में नई स्वीकृत गौशालाओं को शुरू कर नहीं किया गया। इधर प्रदेश मीडिया विभाग उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा कि सरकार गायों को मिलने वाले महज 20 रुपए चारे को भी भ्रष्टाचार के जरिए हजम करने में लगी है। हमारी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने 1100 गौशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसके फीते जो है शिवराज सिंह जी काट रहे हैं, लेकिन उन गौशालाओं में ताले डले हुए हैं। उन 20 रुपए में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे पूछना चाहती हूं कि आपके संरक्षण में मध्य प्रदेश में आप ही की निगरानी में यदि गौ माताओं की ऐसी दुर्दशा होती है तो इसके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और गायों के नाम पे वहाँ सिर्फ हड्डी और चमड़े का व्यापार हो रहा है। गायों की संख्या जो शुरू में दर्शाई गई थी 2500 गायें वहाँ बताई गई थी। जब हम और भूपेंद्र गुप्ता जी वहाँ गए तो गायें मात्र 100 या 150 थी।
जदयू के गढ़ जशपुर में आम आदमी पार्टी सेंधमारी के लिए तैयार है। आपके प्रदेश प्रभारी संजीव झा, पूर्व राज्यसभा सांसद और जशपुर रियासत के राजा रणविजय सिंह जदयू के निवास में बैठक की। बंद कमरे में दोनों के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद से रणविजय सिंह जदयू को आप में शामिल कराने की सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी संगठन प्रभारी ने इसे एक सौजन्य मुलाकात बताई है। बता दें कि रणविजय सिंह जदयू बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता कहे जाते हैं। यहाँ के वो राजा रहे हैं, अच्छे व्यक्तित्व है उनका, तो मैं जाके मिला। वो कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। हम जशपुर को समझने के लिए गए थे, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या करना चाहिए। जांजगीर चांपा के अकलतरा के दौरे पर जा रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सड़क हादसे में बाल बाल बचे। मंत्री समेत कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर से अकलतरा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान नांद घाट के पास एक बाइक सवार अचानक कार के सामने आ गया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कार के ड्राइवर का संतुलन भी बिगड़ गया और गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों के आशीर्वाद से वो सकुशल हैं। और अचानक एक गिरवाधारी 2 चक्के के वाहन पे थे, उन्हें मोड़ दिया। पहली पायलट गाड़ी पार हुई और दूसरी पायलट के सामने उन्हें मोड़ दिया। तो रोड से काट के उसी जगह डाइवर्शन था, तो पायलट ने काट के दूसरी तरफ ले गए गाड़ी। हम लोग की भी गाड़ी थी, उनको बचाते हुए जो 2 चक्के पे थे वो जाके डिवाइडर में टकराई। बैकुंठपुर से कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव के पति अमिताभ कुमार घोष ने एक बार फिर अपने फेसबुक पोस्ट से खलबली मचा दी। उन्होंने पत्नी पर निशाना साधते हुए लंदन से पोस्ट किया है कि अंबिका सिंहदेव ने जो भी बातें कही हैं वो थोड़ी नहीं बल्कि 100% झूठ है। अमिताभ घोष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी विधायक पत्नी अंबिका सिंहदेव उनसे मारपीट करती है। उन्होंने कहा कि विधायक जी से 2 साल में 3 बार पिटा गया। आखिरकार रायपुर में 4 जनवरी 2023 को भी उसने पिटाई की थी। अमिताभ ने अंबिका सिंहदेव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें अंबिका सिंहदेव ने कहा था कि पूर्व मंत्री के अमर्यादित टिप्पणी से मेरे पति बहुत दुखी हैं, इसीलिए उन्होंने उनसे राजनीति छोड़ने की अपील की है। कभी बसपा सुप्रीमो कांसीराम के सहयोगी रहे फूल सिंह बरैया, जो अब कांग्रेस नेता हैं, और 5 फरवरी को उनकी बेटी निधि का विवाह समारोह ग्वालियर में होने जा रहा है। वर वधू को आशीर्वाद देने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत प्रदेश के सैकड़ों नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन इस शादी से ज्यादा चर्चा शादी के कार्ड की है, क्योंकि बरैया परिवार का यह कार्ड नारों से भरा हुआ है। कार्ड पर कोई धार्मिक चिन्ह या चित्र नहीं है, बल्कि सबसे संत रविदास, छत्रपति शाहजी महाराज, भगवान बुद्ध, महात्मा फुले और बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम के चित्र हैं। आमंत्रण पत्र को संकल्प और संघर्ष पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है और 3 संकल्प भी लिखे हैं। भारत का संविधान बचाना है, भारत का लोकतंत्र बचाना है, नागरिकों के हक और अधिकार को बचाना है। वहीं इसमें कहा गया है कि इस सब संकल्प पर कायम रहेंगे तभी देश बचेगा। वहीं शादी में आमंत्रित लोगों को उपहार स्वरूप संविधान की प्रीति भेंट दी जाएगी। साथ ही संविधान को बचाने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। पाँच फरवरी हमारी बेटी निधि की शादी है, तो गुरु रविदास जी का जो हम लोगों ने संदेश इस पर दिया है, संविधान को लोग नहीं पढ़ेंगे तो संविधान देश को बचाने वाला जो बिंदु है वो समझ में नहीं आएगा। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा संदेश है और इस शादी के अवसर पर हम ये संदेश अक्सर देते हैं। एमपी के आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में विस्थापन, पुनर्वास, पलायन और बेरोजगारी की समस्या को लेकर निवास से कांग्रेस विधायक अशोक मर्सकोले 5 दिन से पदयात्रा पर थे। 30 जनवरी को सैकड़ों आदिवासियों के साथ मंडला के नारायणगंज से जन विकास यात्रा लेकर पैदल निकले कांग्रेस विधायक आज जबलपुर में संभाग आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर दफ्तर में मौजूद नहीं थे। सूचना देने के बावजूद संभाग आयुक्त के नाम मिलने पर विधायक ने अपना आदिवासी और जनता का अपमान बताया। संभाग आयुक्त दफ्तर के सामने ही धरने पर बैठ गए। विधायक अशोक मर्सकोले से बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने।
तो एमपी के आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के विस्थापन, पुनर्वास, पलायन और बेरोजगारी की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक अशोक मरसकोले 5 दिन से पदयात्रा कर रहे थे। 30 जनवरी को सैकड़ों आदिवासी के साथ मंडला के नारायणगंज से जन विकास यात्रा भी निकाली थी। पैदल निकले थे और आज जबलपुर में संभाग आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन संभाग आयुक्त वहां मौजूद नहीं थे, जिसे उन्होंने आदिवासी वर्ग का अपमान बताया। तो 5 दिन से पदयात्रा पर निकले थे विधायक अशोक मरसकोले। क्या बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने, आपको सुनाते हैं। विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी से मुक्ति की मांग पर मंडला जिले से निकली पदयात्रा, विकास यात्रा आज जबलपुर पहुंची है। 5 दिन पैदल चलते हुए कांग्रेस के निवास से विधायक अशोक मरसकोले और बड़ी तादाद में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, आदिवासी आज जबलपुर पहुंचे हैं। लेकिन जबलपुर संभाग के सबसे बड़े अधिकारी संभागायुक्त से मुलाकात इन तमाम लोगों की नहीं हो पाई, जिसको लेकर यहाँ हंगामे के हालात हैं। इस वक्त मैं जबलपुर संभागायुक्त कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हूँ। हमें लगा कि कमिश्नर ज़्यादा अच्छा माध्यम है कि जो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी से या संबंधित विभागों के हेड से और मुख्यमंत्री या जो भी से। पूरे मंडला जिले वासियों का एक प्रकार से अपमान है। 5 दिन से सबको खबर थी कि हम पदयात्रा में निकले हैं। हमारा जो क्षेत्र है बहुत जाहिर सी बात है, आदिवासी बहुल क्षेत्र से आप आते हैं। सरकार से, मुख्यमंत्री से क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है, देखिए सब कहते हैं आदिवासी हितैषी, लेकिन 35 साल से हम अपनी मांगों को पर आवेदन निवेदन कर रहे हैं। बरगी डूब क्षेत्र से आप भली ही भांति परिचित हैं। 100 किलोमीटर का बैक वाटर है, हम उसकी पानी की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कमिश्नर साहब आएंगे तब हम उनसे बात कर लेंगे। हमने बात की निवास से कांग्रेस के विधायक अशोक मरसकोले से, जो अपने साथियों के साथ या हम कहें कि मंडला जिले की आदिवासी जनता के साथ उनके संभागायुक्त दफ्तर के ठीक सामने सड़क पर ही धरने पर बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, इस समस्या का समाधान क्या होगा, देखने लायक बात होगी, सरकार क्या करेगी। लेकिन इस चुनावी साल में अधिकारियों का ये रवैया क्या सरकार पर भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। इंदौर में एक और जहां विकास यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ बैठकों में बीजेपी पार्षदों का अधिकारियों के खिलाफ जमकर गुस्सा फूट रहा है। विकास यात्रा को लेकर की गई नगर पालिका निगम की बैठक में बीजेपी पार्षदों ने महापौर के सामने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि निगम के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। वार्ड में कई निर्माण कार्य अधूरे हैं, बार बार फोन लगाए जाने के बाद भी अफसर का कोई रिस्पांस नहीं मिलता। महापौर ने भी पार्षदों की शिकायत पर संज्ञान लिया है। वहीं इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से कहने की बात भी कही गई है। इधर इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कमिश्नर को, सभी एडिशनल कमिश्नर्स को ये निर्देशित किया है कि वो लाल फीताशाही से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री जी की जनहितैषी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करें और यदि अधिकारी इस प्रकार से नहीं सुनेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे। अधिकारियों पे आपका कोई अंकुश ही नहीं है, पार्षदों को अधिकारी को समझ ही नहीं रहे हैं। जिस तरह का तानाशाही रवैया इंदौर में विशेषकर नगर निगम में चल रहा है और उनके सामने जिस तरह से सरेंडर है इंदौर महापौर, ये बेहद गंभीर विषय है। दुर्ग के गंज मंडी मैदान में आयोजित भागवत में कथावाचक देवी चित्रलेखा ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में श्री राम चरित्रमानस का विरोध करने वाले लोग अधर्मी हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता कि जिस ग्रंथ में हमें जीने का तरीका सिखाया, उन्हीं का अगर कोई अपमान करता है तो उसके लिए संत समाज को भी आगे आकर इन लोगों का विरोध करना चाहिए। कथावाचक ने कहा कि कुछ लोग संत को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। अधर्म है, अन्याय है, अपराध है, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जिस ग्रंथों ने हमको जीना सिखाया, जिन ग्रंथों ने हमको जीवन की एक पद्धति सिखाई, उन्हीं का आप अपमान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है संत समाज को भी आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए। और सिर्फ विरोध से काम नहीं चलता। विरोध का मतलब है कि जो व्यक्ति इतना भारत में रह करके अगर अपने धर्म ग्रंथ को जलाने की सामर्थ्य रखता है, इससे बड़ी निकृष्टता और नीचता कोई नहीं हो सकती।
एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मानहानि केस मामले में शुक्रवार को भी भोपाल जिला कोर्ट में पेश नहीं हुए। दिग्विजय सिंह के वकील ने राज्यसभा की कार्रवाई और फ्लाइट लेट होने का हवाला दिया। भोपाल कोर्ट के जज विधान माहेश्वरी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अब कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को 4 फरवरी को पेश होने को कहा है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में दिग्विजय सिंह किसी भी पेशी में कोर्ट में पेश नहीं हुए। कार्रवाई आज कोर्ट ने उनकी अपीयरेंस के लिए रखा था, पर दिग्विजय सिंह जी अभी दिल्ली में उपस्थित हैं और फ्लाइटों का आवागमन भी किसी रीजन से लेट हो रहा है, तो आज वो न्यायालयीन समय में भोपाल में आके न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते। ये रिक्वेस्ट हमने माननीय न्यायालय से की है, तो माननीय न्यायालय ने कल पे रखा है प्रकरण। कल वो उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे माननीय न्यायालय में। ग्वालियर नगर निगम के चर्चित आउटसोर्स भर्ती घोटाले की जांच तेज करने कमेटी ने फिर से दस्तावेज खंगालना शुरू कर दिया है, लेकिन निगम के अधिकारियों ने फिर महापौर की 7 सदस्यीय कमेटी को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। सिर्फ एक एजेंसी ने दस्तावेज दिए, जबकि आउटसोर्स के नाम 3 एजेंसियों ने काम किया था। साथ ही 1374 कर्मचारियों के नाम पर वसूली की गई थी। ऐसे में मेयर ने अपने जांच का अंतिम प्रतिवेदन निगम आयुक्त को भेज दिया है। साथ ही 16 फरवरी को एमआईसी की बैठक बुलाई है, जिसमें मेयर आउटसोर्स घोटाले की जांच लोकायुक्त पुलिस को दे सकती है। हम समझते हैं कि आउटसोर्स जब से चालू हुआ है, जब से इसमें अनियमितताएं काफ़ी पाई गई हैं। पहले भी अनियमितताएं आई थी, अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी, उसमें कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया, हटा भी दिया गया था। लेकिन महापौर जी के माध्यम से एमआईसी से समिति का गठन किया और समिति जांच कर रही है। अभी 3 ठेकेदार काम कर रहे थे, जिनमें एक ठेकेदार की जानकारी मिली है। अनियमितताओं के चलते आयुक्त को अवगत करा दिया गया है। उसके आधार पर पुष्टि के लिए प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जो हम लोग 16 तारीख को एमआईसी के लिए भेज देंगे। भोपाल में नगर निगम और बिजली विभाग के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूली को लेकर नगर निगम मुख्यालय समेत जोन कार्यालय की बिजली काट दी, जिसकी वजह से कई घंटों तक निगम ऑफिस की बत्ती गुल रही, जिसे लेकर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बिजली विभाग को चेतावनी जारी की। कहा कि बिजली विभाग आपसी समन्वय से काम नहीं करना चाहता। ऐसे में बिजली विभाग से संपत्ति कर, जल कर समेत कई करों की वसूली की जाएगी, जिसके लिए बिजली विभाग खुद जिम्मेदार है। बता दें कि सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि बकाया लोकल टैक्स पर संबंधित बिजली विभाग के दफ्तरों को सील बंद कर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाए। आप इस प्रकार का रवैया रखोगे, एक शासकीय विभाग होकर के दूसरे शासकीय विभाग के प्रति इस प्रकार का रवैया आप कैसे रख सकते हो? इसलिए एमपीबी के कर्मचारी अधिकारियों को चाहिए कि वो अपना संयमित व्यवहार रखें। रायगढ़ जिले में पिछले 3 सालों से आरटी कोटे की सीटें नहीं भर पा रही। बीते साल यहां आरटी कोटे की 2000 सीटें खाली रह गई थी, तो वहीं इस साल 1500 सीटें फिर से खाली रह गई हैं। मनचाहा स्कूल नहीं मिलने की वजह से कई बच्चों ने आरटी में दाखिला नहीं लिया है, तो नई जानकारी के अभाव में कई बच्चे फॉर्म के रिजेक्ट हो गए हैं। ऐसे में विभागीय उदासीनता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि आरटी के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी और सरकारी स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है। जिले में 324 बच्चों में आरटी के तहत 4250 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें से साल 2700 सीटों पर ही दाखिला हो पाया। वहीं 850 आवेदन दस्तावेजों की कमी की वजह से रिजेक्ट हो गए, जिस पर शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि प्रचार प्रसार जागरूकता जारी की जाएगी। आने वाले सत्र में सीटें बढ़ेंगी, एडमिशन का प्रयास भी किया जाएगा। पिछले बार भी एडमिशन 2000 छात्र जो वंचित रह गए थे, ये इसका सिर्फ एक कारण है, सही ढंग से इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, जिस कारण लोग इसमें भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं। 4200 पद थे वर्तमान सत्र में, जिसमें 2700 बच्चे प्रवेश लिए हैं और 1500 बच्चों का पद रह गया है। और इसके कारण आत्मानंद विद्यालय खोलने के कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों का रुझान हुजूर होने के कारण से इस क्षेत्र में उनकी मांग कम रह गई है। राजधानी भोपाल में शहर सरकार ने बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार शहर सरकार का बजट भी चुनावी रंग से रंगा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक निगम की वित्त शाखा से आंतरिक मंजूरी के बाद तैयार किए जा रहे बजट में संपत्ति कर, जल कर, व्यावसायिक कर और लीज रेंट समेत किसी भी वसूली मद में बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही इस बार के बजट में तकनीकी विकास पर भी जोर दिया जा रहा। बजट में करीब 150 करोड़ अनुमानित व्यय की बढ़ोतरी की गई है।
वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी साल में चुनावी बजट तैयार कर जनता के साथ बीजेपी धोखा करने जा रही है। इधर मेयर मालती राय का कहना है कि इस बार लोगों पर भार की जगह विकास पर जोर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता के टैक्स को केवल भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया जा रहा है और अब फिर से झूठ बोला जा रहा है। केवल भ्रष्टाचार तंत्र और भाजपा के नेताओं के बंदर बांट में प्रदेश का टैक्स जा रहा है। मैं सेंट्रल के बजट से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि सेंट्रल की अपेक्षाएं हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट भी आया है और महिलाओं को सशक्त बनाने का भी आया है, और निश्चित ही स्टेट का भी बजट आएगा। वो नगर निगम को सशक्त बनाने के लिए बजट आएगा। केंद्रीय बजट में इस बार रेल विकास के लिए एसईसीआर को 8,403 करोड़ का भारी भरकम बजट मिला है। रेलवे बोर्ड ने केंद्रीय बजट में मिले रेल बजट का जोनवार आवंटन किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोनवार अलर्ट बजट की जानकारी दी। इस बार मिली रकम पिछले बजट की तुलना में 35% अधिक है। इसमें 495 करोड़ रुपए अकेले आधारभूत संरचना को मिले हैं। रेल अफसरों ने बताया कि एसईसीआर को मिले बजट से रेल सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। इसमें यात्री सुविधा, नई लाइन, आरओबी, आरयूबी, स्टेशनों का उन्नयन, ट्रैक विस्तार जैसे काम किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, जहां 2009 से 2014 के बीच में मात्र 311 करोड़ का एलोकेशन होता था साल का। 2023-24 में 6,008 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। रेलवे के क्षेत्र में होने वाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कुल इस बार का जो हमें पूंजीगत व्यय मिला है वह 8,300 करोड़ रुपये से अधिक का मिला है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 35% अधिक है, जिसमें कि मूलतः जो काम है वह आधारभूत संरचना के कार्य है तथा यात्री सुविधाओं से संबंधित के कार्य हैं। सुविधाओं का अभाव झेल रहे सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 7 करोड़ की राशि बिना खर्च किए गए लैप्स हो सकती है। सीजीएमएससी और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एमआरआई सुविधा के शुरू करने की योजना सालों से अधर में है। दरअसल सरगुजा संभाग में निजी और शासकीय अस्पताल में एमआरआई जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को एमआरआई कराने के लिए बिलासपुर या रायपुर तक का सफर करना पड़ता है। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 3 साल पहले 7 करोड़ रुपए एमआरआई मशीन के लिए मिले थे, मगर अब तक मशीन की खरीदी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और 2 महीने के अंदर खरीदी नहीं की जाती तो राशि लैप्स हो जाएगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि 2 बार तकनीकी वजहों से इसका टेंडर निरस्त हुआ है और अब बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। निविदा जो आमंत्रित की गई थी उसमें तकनीकी जो कंपनियां भाग लेने वाली हैं उनने तकनीकी जो उसके पहलू हैं उस पर कुछ स्पष्टीकरण चाहा था और पुराने जो विफल हुए थे उसके कारणों को जांच करके इस बार गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं कि पुनः उनकी पुनरावृत्ति न हो। सीजीएमएससी के संयोजन में एमआरआई लाने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ही एमआरआई ले पाएंगे। शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया में कोमल चौटाला की भूमिका निभाने वाली चित्रांशी रावत अब छत्तीसगढ़ की बहू बनने जा रही हैं। फिल्म प्रेममयी से एक दूसरे के करीब आए रायपुर के एक्टर ध्रुवादित्य भगवानानी ने उनके साथ उनकी शादी होगी। वैवाहिक रस्म में भी 4 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निभाई जाएगी। इसके लिए शहर के निजी होटल में जोरदार तैयारी चल रही है। एक्ट्रेस चित्रांशी रावत शादी के लिए बिलासपुर पहुंच चुकी हैं। कल चित्रांशी ध्रुवादित्य के साथ परिणय के सूत्र में बन जाएंगी। दरअसल ध्रुवादित्य रायपुर के रहने वाले हैं, जो एक अभिनेता हैं और लेखक भी हैं। ये अभी मुंबई में रहते हैं। शादी की रस्में जारी हैं, जिसमें चक दे इंडिया फिल्म के 5 कलाकार भी शामिल हुए हैं। हमारा रिलेशनशिप भले ही 10-11 साल का रहा हो, पर तैयारी हमने बड़ी झटपट करी है। हमने 1-1.5 महीना पहले सोचा कि चलो करते हैं और फट से हुआ और सब हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे इतने सारे दोस्त आ गए। जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं वही अब मेरी पत्नी बनने जा रही हैं, सो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और कितनी खूबसूरत है वो आप सबने देख ही लिया, तो लकी तो मैं हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि ये अवसर आए और आज वो अवसर आया तो अच्छा लग रहा है।
बालाघाट में यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई से बचने के चक्कर में एक युवक हादसे का शिकार होते होते बचा। दरअसल युवक बड़े पुल की बजाय छोटे पुल से जा रहा था, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में युवक अनियंत्रित होकर स्कूटी समेत वैनगंगा नदी में गिर गया, जहां मौके पर पुल बांधने का काम कर रहे मजदूरों ने समय रहते युवक को बचा लिया। फिलहाल युवक पूरी तरह से स्वस्थ है। युवक का नाम आकाश सोनकावड़े भांडी गाँव निवासी का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव में 17वीं शताब्दी के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के मुगल शासक अहमद शाह बहादुर के कार्यकाल के बताए जा रहे हैं। दरअसल राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगांव में नल जल योजना के तहत खुदाई की जा रही है, जहां खुदाई के दौरान एक मटके में 65 नग चांदी के सिक्के, 2 नग बाग नग नुमा अंगूठी और मिश्रित धातु के 2 नग कड़े मिले हैं। सिक्के 1748 से 1754 ईस्वी के बताए जा रहे हैं, जिसमें अरबी लिपि अंकित है। जिसे लेकर संस्कृति विभाग के डायरेक्टर विवेक आचार्य का कहना है कि सिक्के में निर्मित प्रतीक चिन्ह से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे उड़ीसा के टकसाल में बनाया गया होगा। फिलहाल इन सिक्कों को सांस्कृतिक पुरातत्व विभाग सहेज कर रखेगा। और इसमें अरबी भाषा अंकित है और इसमें कटक उड़ीसा के टकसाल का भी निशान प्रतीक मिला है, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माण जो है उड़ीसा के टकसाल से हुआ था। इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान पकड़ी गई प्रतिबंधित संगठन की एजेंट सोनू मंसूरी से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों ने भी पूछताछ की है, जिसमें मामले को लेकर और भी कई नामों के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि सोनू मंसूरी लगातार अपने बयानों को बदल रही है। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को वेरीफाई कर रही है और उसी के आधार पर पूरी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले में काफी तथ्य ऐसे हैं जिन्हें सत्यापित करना बाकी है, उसके बाद ही कड़ियों को जोड़ा जाएगा। फिलहाल मामले में अभी एक ही आरोपी है। इंदौर पुलिस के द्वारा जो नवाचार किया गया उसमें पुलिस जुड़े जो तथ्यों को वेरीफाई कर रही है, उनकी जांच कर रही है। बहुत सारे तथ्य भी सत्यापित करने हैं, उसके बाद फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप में अपनी शानदार पारी से भारतीय टीम को जीत दिलाने वाली मध्य प्रदेश की बेटी और स्टार खिलाड़ी सौम्या तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। महज 17 साल की उम्र में इस मुकाम पर पहुंचना सौम्या के लिए कैसा रहा, इस सफर में उनके सामने कौन सी मुश्किलें आई थी और आगे की क्या योजनाएं हैं, इस पर सौम्या से IBC 24 ने खास बातचीत की। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में महिला टीम को शानदार अपनी पारी के साथ जीत दिलाने वाली मध्य प्रदेश की बेटी सौम्या तिवारी भोपाल पहुंच चुकी है और हम आज उनसे खास बातचीत करेंगे। सौम्या, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयां। इस सफ़र की अगर हम बात करें तो कितना कठिनाई भरा ये सफ़र रहा आपके लिए? काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में जब मैंने बॉयज़ के साथ खेलना स्टार्ट करा था और जब उनको पता चला कि मैं लड़की हूँ तो काफ़ी मजाक भी उड़ाया था मेरा और मेरे को सपोर्ट भी नहीं करते थे। बट धीरे धीरे जैसे चीज़ें स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गई तो फिर उनने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। आपने कहा कि बीइंग अ गर्ल आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पर जब हमने देख रहे हैं अभी हम कि जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप लोग के जीतने के बाद भी देश में एक जश्न का माहौल था, इसे देख करके क्या लगता है अब आगे लड़कियों के लिए सफ़र कितना आसान हो सकता है? अब गेट्स तो खुल गए, क्योंकि एक वर्ल्ड कप ही था जो एक मेन टूर्नामेंट था अभी, और इतना सपोर्ट देखने के बाद तो अभी ऐसा लग रहा है कि अब वुमेन्स क्रिकेट को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितना मेंस क्रिकेट को देते हैं। सौम्या, इस जीत के साथ साथ आप कई लड़कियों के लिए एक मेंटर की तरह उभर कर सामने आई हैं, तो कुछ खास मैसेजेस देना चाहेंगी? बस यही चीज़ है, जिस भी फील्ड में रहे उसमें ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ ही अपना प्रिपरेशन करें तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि सौम्या ने कहा कि जिस भी फील्ड में रहे ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ अपना काम करें तो मेहनत के साथ साथ हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन विनीत के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। इंदौर में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बास्केटबॉल के मैच में मेजबान मध्य प्रदेश को 24 पॉइंट से हराकर छत्तीसगढ़ की विमेंस टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल मुकाबले में MP की टीम पर शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ की टीम ने बढ़त बनाए रखी और तीसरे हाफ टाइम के बाद MP की टीम को आगे बढ़ने नहीं दिया। सेमीफाइनल मुकाबला 24 पॉइंट से जीत लिया। छत्तीसगढ़ फाइनल में पंजाब से भिड़ेगा। प्रयागराज के माघ मेले में श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में भक्त गंगा तट पर एक माह का कल्पवास करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। रविवार को पड़ने वाली पूर्णिमा को अंतिम स्नान होंगे। प्रयागराज में चल रहे इस माघ मेले का जायजा लेते हुए कुछ लोगों ने IBC 24 से खास बातचीत की।
प्रयाग तट पर 1 महीने तक चलने वाले माघ मेले के दौरान इस वक्त मैं आ गया हूँ, जो तट पर प्रवासी हैं और अनेक संत जो कि निवास करते हैं 1 महीने तक माघ मेले में। इसी दौरान हमारे साथ श्री पीठम चैरिटेबल ट्रस्ट के महंत स्वामी रघुनाथ देशिक जी महाराज हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर माघ मेले पे 1 महीने तक जो प्रवासी यहाँ रहते हैं, माँ गंगा के तट पर अपना प्रवास करते हैं, 1 महीने तक गंगा के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, तो उनसे जानना चाहिए आखिर क्या महत्व है और किस लिए लोग यहाँ पर आते हैं और कब से ये मेला ऐसा चलता आ रहा है। महाराज जी, लगातार 1 महीने से आप यहाँ पर हैं और तमाम श्रद्धालु आपके कैंपस में रुके हुए हैं आपके, और यज्ञ चल रहा है भागवत, तो क्या महत्व है इसका 1 महीने यहाँ लोग रुकते हैं? यह माघ यज्ञ का जो प्रकल्प है, इस प्रकल्प के द्वारा समस्त ऊर्जा से ऊर्जित होकर के, संपन्न होकर के सत्कर्म यहाँ पर करते हैं। यह अनादिकाल से चलता आया है। ब्रह्मा जी ने भी 1 मास पर्यंत यहाँ पर कल्पवास करके सृष्टि का विस्तार किया था। इसलिए हमारे मनोवांछित जो कल्पनाएं हैं, संकल्प इत्यादि हैं, सारे संकल्प को हम यहाँ रह करके तप करके अनुष्ठान करके अपने संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ 1 महीना तक कल्पवास करके निवास किया जाता है। तो यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है और यहाँ पे स्नान करने का और माघ महीने में स्नान करने का महत्व भी बहुत अच्छा है। मन बहुत प्रसन्न हुआ, नहा के भी गंगा मैया सबकी रक्षा करे, सबको अपना आशीर्वाद दे। प्रयाग की नगरी वाकई एक अलौकिक है, दिव्य है, जहाँ पर हिंदू सनातन धर्म के अनुसार एक धार्मिक धारा जो है वो लगातार बहती है और 1 महीने तक यहाँ पर ऐसे एक नहीं कई हजारों पंडाल लगे हुए हैं और वहाँ पर साधु संतों का डेरा है, प्रवासियों का डेरा है। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ धर्म गौतम, IBC 24 प्रयागराज। राजिम माघी पुण्य मेले का आयोजन शनिवार से हो रहा है, जो 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक किया जाएगा। इस दौरान माघ पूर्णिमा पर पहला स्नान 5 फरवरी को होगा, तो वहीं 14 फरवरी को जानकी जयंती और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा। गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक ने निर्देश पर राजस्व आपदा विभाग की SDRF टीम ने सुरक्षा को देखते हुए मॉक ड्रिल किया। टीम ने बताया कि विकट परिस्थितियों में कैसे खुद को बचाव किया जाए और जानमाल के नुकसान को कम किया जाए। इस दौरान गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक, अपर कलेक्टर अविनाश भोई समेत गरियाबंद धमतरी जिले के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कांग्रेस देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम चलाने जा रही है, जिसको लेकर रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, ST/SC OBC विभाग के राष्ट्रीय संयोजक के राजू मौजूद रहे। उनके साथ आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे, प्रभारी सचिव चंदन यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद के राजू ने बताया कि उदयपुर चिंतन शिविर में यह फैसला लिया गया था कि देश भर के ST/SC विधानसभा में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिससे इन सीटों पर कांग्रेस को कोई नई पीढ़ी के नेता मिले और ये मौजूदा नेताओं के साथ काम कर सके। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी प्रकोष्ठों की मीटिंग आज लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके माध्यम से हम ज़मीन पर, ग्रास रूट पर लीडरशिप पैदा करेंगे भी, उन्हें ट्रेनिंग भी मिलेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम देके और उनका कम्युनिटीज़ के उनका रिश्ता डीपन करने के लिए ये मिशन काम करेगा। ये मिशन में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और SC, ST, OBC माइनॉरिटी चेयरपर्सन्स ये मिशन पर काम करेंगे। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल बीजेपी की रमन सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला है। उनके शासनकाल में घोटाले पर घोटाले हुए। शैलजा ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग संतुष्ट हैं। राज्य सरकार के कामकाज को लेकर भी जनता के बीच हम जाएंगे। आज ज़मीन पर जो काम हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, वो एक मिसाल बन गई है।
हम अपने कामकाज को लेकर जाएंगे लोगों के बीच में। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने सरकार चलाई है, काम करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में 3 बच्चों का पिता किसी अन्य लड़की के साथ प्रेम में पड़कर भाग गया और उसकी पत्नी तीनों बच्चों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रही है। छतरपुर से लगे गांव चंद्रपुरा का राजपूत परिवार अपनी समस्या बताते हुए रोते बिलखते एसपी कार्यालय पहुंचा। राजू राजपूत अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को छोड़कर किसी अन्य महिला के प्रेम में पड़कर घर छोड़कर भाग गया। रश्मि अपनी सास और बच्चों के साथ पति को वापस लाने की गुहार के लिए पहले सिविल लाइन थाना पहुंची और आज एसपी कार्यालय जा पहुंची। कश्मीर घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी भी बर्फबारी से बेहद खुश हैं। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच सैलानी और स्थानीय लोगों ने ट्रेन के सफर का आनंद उठाया। सफर के दौरान चारों ओर बर्फ देखकर सैलानी मंत्रमुग्ध हो गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा IBC 24 पर। नमस्कार।